हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर किसके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाके ये चैप्टर देख लो। पहले तो इस चैप्टर का वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना, तब आएगा मज़ा, वरना तो हो जाएगी एक तरह से ये सजा डायरेक्ट देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका आगे फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6। तो यदि इसको 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए शेयर करने के लिए, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, ऐसे सेम इस वाली ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। अब कार्बन के पास कितने हो गए? कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये थे, 2 ये थे, टोटल थे 4 इलेक्ट्रॉन। और 2 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? शेयरिंग। 2 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? शेयरिंग। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा करके ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 4 इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, 4 मतलब 2 बॉन्ड, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 4। सिंपल सी बात है, एक में 2 तो 2 में 4। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, एक सल्फर के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी? विच इज मेड अप ऑफ, जो कि बना हुआ है किससे? 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो कि सल्फर के 8 एटम से मिलके बना हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करो, इधर एक 2 सल्फर इधर लगाओ, फिर ऐसे बनाओ 2 सल्फर इधर लगाओ, फिर ऐसे बनाओ 2 सल्फर इधर लगाओ, फिर ऐसे बनाओ 2 सल्फर इधर लगाओ। वही स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसको हटा देते हैं, ये हट गया, ये हट गया, हट गया, हट गया, वही हट गया, हट गया, ये हट गया। ओके, ये होंगे 8 हो गया ना। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन, तो एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, मतलब सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन भेजी हैं? 1। एक इस सल्फर का एक ये और एक ये, 2 भेजी हैं। और इसकी जो है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटमोस्ट सेल में, वो कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं, बताओ 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 बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्ट्रक्चर आगे ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा? बताओ बताओ। इसके पास टोटल थे 2 2 4 और 2 6, 6 ठीक है। इसके बाद बताओ ये कौन से ग्रुप में आता है? ये तुम बताओ इसका, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ये तुम्हें बनाना है। इसका इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है यहाँ पे? शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो जाते हैं, और 2, एक शेयरिंग 2 के साथ शेयरिंग इधर इधर हो जाती है, 2 शेयरिंग इधर हो जाती हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। 4 तो इसके बाद रहते हैं, मतलब इसके आउटर सेल में टोटल कितने होते हैं वैसे बताओ बताओ बताओ। आउटर सेल में होते हैं, नहीं बता क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इधर यदि कर ले, बॉन्ड बना ले, और एक इधर बना ले, तो इसके बाद 8 हो जाएंगे ना, क्योंकि 6 तो इसके बाद से एक बॉन्ड इधर से होना, एक बॉन्ड इधर, तो 8 ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें बनानी है, बना के तैयार करनी है। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन, तो पेंटेन के लिए कितने आइसोमर ड्रॉ किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो पेंटेन को बनाओ 4 5। अब आइसोमर्स क्या होते हैं ये डेफिनेशन याद करो, जिनका 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 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि ये पेंटेन है, तो पेंटेन मतलब एल्केन है, नहीं इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पेंटेन मतलब 5, और यहाँ पर हो जाएंगे 5 10 + 2 मतलब C5H12, C5H12, ये होगी पेंटेन की स्ट्रक्चर। एन पेंटेन ये हो गया। तो इसकी क्या बनानी है? आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है? फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर सकते हो आप? 3 4, एक बार कार्बन इधर आ गया, ये एक आइसोमर हो गया। दूसरी बार कार्बन यदि ऐसे हो जाए, इन तीनों का यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम रहेगा। कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे? सबसे पहले तो लगाओ कार्बन, कौन से बन? कार्बन। बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12, यही तो अपने निकाला था 12 थे। इसमें निकालोगे तो कितने आएंगे? बताओ बताओ। CH3, इसके बाद 3 बॉन्ड है तो CH आएगा, ये 2CH2, 3 3 6 3 9 और 2 9 और 2 11 और 1 12, इसके भी फॉर्मूला सेम आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन डिफरेंट। इसमें भी निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा C5H12। अब इसको क्या बोलते हैं? ये तो होगा एन पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन। इसको बोलते हैं आई पेंटेन, आई पेंटेन मतलब आइसोपेंटेन, इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। यदि सेकंड नंबर के कार्बन पर ये एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है ना, मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसीलिए इसमें एक कार्बन के साथ 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या नाम होता है बच्चों? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एक होता है एन पेंटेन, यहाँ पे एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन है, फिर आई पेंटेन मतलब आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन मतलब
जिसमें एक कार्बन के साथ 4 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। अच्छा, कार्बन की ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपन इतने ज़्यादा नंबर में कार्बन के कंपाउंड देखते हैं, जबकि नेचर में तो बहुत कम अमाउंट में पाया जा रहा था। देखा था ना अपन ने, ऑक्सीजन मतलब कार्बन कितने था, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कितना परसेंटेज था, और अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज था, मतलब बहुत कम था। इतना कम होने के बावजूद भी इसके इतने सारे क्या होते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी कौन थी, एक कौन सी थी, एक तो कैटिनेशन शो करता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के ही लंबी लंबी चैन बनाता है ये। इसको चैन नहीं आता है, इसको चैन नहीं आता है। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी इसकी होती है टेट्रावैलेंसी। तो मतलब ये कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, और कार्बन के अलावा भी अन्य इसके अलावा भी और मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो इसके कई सारे कंपाउंड इस तरह से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मतलब 5 साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन हो गए, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्यूपाइड हैं, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये बनता है। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हैं इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लेंगे, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग। ऐसे सब पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। इसको ऐसे भी मैं बना सकता हूँ, ऐसे करके हर एक पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 और तेरे मेरे 2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, क्या होगी, ये होगी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तुम्हें बनानी है इसकी, ठीक है, ऐसे करके शेयर कर करके बनाना है। ऐसे इसने शेयर कर लिए, इसने शेयर कर लिए, और इसके बाद टोटल 8 हो गए। ऐसे करके शेयर कर करके बनाना, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है, सबसे पहले एथेन आ गया, मतलब 2 कार्बन वहाँ पे होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये CH3COOH। एथेनोइक एसिड, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो एथेनोइक एसिड। अब ये मत बोलना कि सर ये तो जो कार्बन है वो एथेनोइक ग्रुप का है। कोई सा भी कार्बन हो, जब अपन नंबरिंग करते हैं तो कार्बन को ऐड किया जाता है, भले वो किसी भी ग्रुप का हो। ब्रोमोपेंटेन, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें ब्रोमीन के साथ कुछ भी नंबर लिखा हुआ है क्या, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब ब्रोमीन 1 नंबर पर ही आ रहा होगा, ब्रोमीन 1 नंबर पे ही आ रहा होगा, इसीलिए इसका नाम है ब्रोमोपेंटेन। इसको 1 ब्रोमोपेंटेन भी लिख सकते हैं, बट 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसका नाम होता है ब्रोमोपेंटेन। बट यदि ब्रोमीन इस जगह पे जुड़ा होता है, यहाँ पे ना होगी, तब इसका नाम होता है 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का ग्रुप, ठीक है। और नॉन किसके लिए आता है, नॉन आता है कीटोन के लिए नॉन आ रहा है। तो ब्यूटेन मतलब ये ऐसे करके जुड़ा हुआ कीटोन, ठीक है। हेक्सेनल, कौन सा नल, हेक्सेनल, तो 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और हेक्सेनल है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप किस नंबर पे आएगा, 1st नंबर पे आएगा। जो हो गया हेक्सेनल, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। हेक्सेनल क्या हो गया, 1st नंबर पे आ गया CHO, ये हो गया हेक्सेनल। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड का नाम बताओ। तो इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। कौन सा एथेन, ब्रोमो एथेन, इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ब्रोमो एथेन नाम लिखने में इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको बच्चों, नहीं आ रही ना, ठीक है, नहीं आ रही तो अच्छी बात है। अब देखते हैं दूसरा, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, अब इसका नाम बताओ दूसरे वाले का। दूसरे वाले को देखो मैंने 2 तरह से लिखा है, एक तो इसको CH2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है SCHO, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका नाम बताओ, क्योंकि इसको यदि खोल के लिखोगे एकदम ऐसे, तो कुछ ऐसा ही है ना। ये कार्बन ने कितनी बॉन्ड बना ली, 5 बॉन्ड बना ली, इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है। 3 हाइड्रोजन थे ही नहीं, 2 हाइड्रोजन थे ना, देखो फॉर्मूला CH2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड इधर बन गए और 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बननी चाहिए, बिल्कुल बन गए, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, मैथ तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसमें एक कार्बन है, और मैथ ए नल आएगा इसमें। कौन सा नल आएगा, मैथेनल, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, इसका नेम बताओ, क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और 1 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम होना चाहिए हेक्स तो आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और 1 नंबर पे बॉन्ड आ रहा है तो हेक्स 1 आइन, या फिर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इसका नाम होता है हेक्साइन। यदि 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड होता तब 100% आपको 2 हेक्साइन नाम लिखना पड़ता है इसका, या फिर हेक्स 2 आइन भी लिख सकते थे, समझ में आया। यदि 2 नंबर पे होता तो 2 लिखना जरूरत है, पर 1 नंबर पे यदि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो एथेनॉल किस में चेंज होता है, एथेनोइक एसिड में, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ तो आई है अपनी एल्कलाइन
एल्केलाइन KMnO4 से, KMnO4 से एल्कलाइन से, या फिर ये आई होगी एसिडिफाइड, मतलब एसिडिफाइड एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। या तो ये एल्कलाइन KMnO4 से आई होगी ऑक्सीजन, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2SO1। क्यों? क्योंकि ये दोनों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन दे देते हैं और दूसरे को कराते हैं ऑक्सीडाइज, और यदि दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। किसमें रिड्यूस हो जाते हैं, यदि KMnO4 है तो MnO2 बना सकता है, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कुछ मिला के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा वो। ओके, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करी जाती है तब एथाइन के साथ ऑक्सीजन, अच्छा एथाइन का फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या होगा, एथ मतलब 2 कार्बन और आयन लगा हुआ है, मतलब इनके बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एथाइन। अब जब भी वेल्डिंग करिए थे एथाइन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ में जला के एयर के साथ जलाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों यदि इसको एयर के साथ जलाओगे तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है और सारी गैसेज भी होती है, तो मतलब इसको प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इतनी लार्ज अमाउंट में नहीं होती ना एयर में, उसमें तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो यदि इसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ये प्रॉपरली ऑक्सीजन यदि नहीं मिल पाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सूटी फ्लेम, यानी कि यहाँ से धुआं उठेगा और ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाएगा, और कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाएगा तो वेल्डिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहे हैं, कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा मतलब जितनी हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, तो हीटिंग नहीं होने की वजह से वो क्या होगा, कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ, और कम्प्लीटली बर्न नहीं होने की वजह से वहाँ पे वेल्डिंग होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, ना कि एयर का। इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पे जो वेल्डिंग की दुकान पर एक सिलेंडर में गैस भरी रहती है, तो सिलेंडर में गैस भरने का रीजन क्या है, ऐसा भी तो कर सकते थे एयर डायरेक्ट यूज़ करते, बट एयर यूज़ नहीं करी जाती क्योंकि एयर के साथ ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होगा और वहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम नहीं बन पाएगी। ऑक्सीजन के साथ तो ब्लू कलर की फ्लेम बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि कंप्लीटली ये ब्लू कलर की फ्लेम बन जाएगी। और यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे येलो कलर की फ्लेम बनती है, आपने पढ़ा है ना, चैप्टर में पढ़ाया था, तो वहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम नहीं बन के येलो कलर की फ्लेम बनती है, साथ में सूट भी निकलता है, सूट यानी कि धुआं निकलता है। हाउ वुड यू एक्सटिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है ना, जबकि ये तो एसिड है ही नहीं एल्कोहल, तो मतलब इसका मतलब ये है कि यदि लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो एल्कोहल कोई भी चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर को, ना तो एसिड से बेस, मतलब ना तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, ना रेड को ब्लू करेगा। बट ये है एसिड, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को कर देते हैं रेड। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। दूसरा डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा बच्चों कि जब एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है बच्चों NaCl3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इन दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराई जाती है तो वहाँ पे CH3COO Na बनता है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, साथ में H2O और CO2 बनता है। मतलब इस केस में CO2 निकलेगी, और CO2 का तो चेक अपन कर सकते हैं। CO2 को कैसे चेक करेंगे, CO2 को पास कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराओ, यानी कि चूने के पानी से पास कराओगे तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि वाइट PPT बनती है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जबकि एथेनोइक एसिड के साथ ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होती और वहाँ पर CO2 नहीं मिलता। तो एक डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये हो गया। और तरीका क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि एल्कलाइन, अभी देखा था, देखो वो कहाँ गया, हाँ, एल्कलाइन KMnO4 के साथ ये रिएक्शन जब करता है एथेनॉल में नहा के और भी कलरलेस हो गए हो तो KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है कैसा कलर का होता है जैसे कि इसका जो कलर होता है पिंक कलर, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया ना, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया और खुद हो गया रिड्यूस, इसीलिए इसका कलर हो गया कलरलेस हो जाता है। किसके साथ, एथेनॉल के साथ। जबकि एथेनोइक एसिड के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए इसका कलर डिसअपियर वगैरह नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही तो कलर डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं बच्चों विच गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब दूसरी सब्सटेंस जो इसके साथ में होगा उनका तो कर देंगे ऑक्सीडेशन और खुद हो जाएंगे रिड्यूस। जिसका अभी एग्जांपल अपन ने देखा ही था, क्या एग्जांपल था, KMnO4 था एक, तो KMnO4 एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे बनता है OH और खुद हो जाते हैं रिड्यूस, खुद हो जाएंगे रिड्यूस। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको बोलेंगे जो दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज करेंगे कैसे, वो ऑक्सीजन दे देंगे, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन दे देते हैं अपनी, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे अपना रिडक्शन वाले कुछ ना कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाई यूजिंग डिटर्जेंट। क्या आप डिटर्जेंट्स का यूज़ करके ये पता लगा सकते हो वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, बताओ, पता लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है,
हार्ड वाटर के साथ भी लेदर यानी कि झाग बनाता है, लेदर बनाता है। बट यदि ये यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाई यूजिंग सोप, देन आंसर होता यस, तब आंसर यस होता। क्यों? क्योंकि यदि सोप के साथ यदि आप हार्ड वाटर यूज करोगे तो वो झाग नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? स्कम। और स्कम क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है स्कम, जो कि पानी के साथ घुलता नहीं है आसानी से, आपको दिखता रहेगा, मतलब आपको दिखेगा कि अभी तक ये गंदगी साफ नहीं हुई है, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस स्कम बना लेता है। कौन? सोप, हार्ड वाटर के साथ। बट डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता है, वो इसको सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये आसानी से ये गंदगी को साफ कर देगा यदि हार्ड वाटर होगा तो भी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ। तो जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं कपड़े साफ करने के। जैसे यूजुअली क्या करते हैं? आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ, या तो वो क्लॉथ को पीटेंगे ऑन द स्टोन, और या फिर ये बीट करेंगे पैडल से बीट करेंगे, या फिर स्क्रब विद द ब्रश से ब्रश करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मिक्सर इज एजिटेटेड इन द वॉशिंग मशीन, या फिर मिक्सर को यानी कि जो वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं, कपड़े डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और उसको घुमा देते हैं किसमें? वॉशिंग मशीन में। ऐसा करते हैं। तो ये सब मेथड मतलब एजिटेशन, उनको घुमाना वगैरह, उनसे इसको बीट करना, ये सब जरूरी क्यों? ये सब जरूरी क्यों? तो जरूरी इसलिए, क्यों जरूरी हो? तो क्योंकि एजिटेट करने से ही कपड़े क्लीन हो पाएंगे। क्यों क्लीन हो पाएंगे? क्योंकि होता क्या है, होता ये जो सोप होता है वो ये होता है। तो इसका जो आयनिक एंड है ये तो होता है वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से प्यार का बहुत करता है। और जबकि ये वाला एंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, ये पानी से डरता है। बट ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ये तो जुड़ता है जाके ऑयल या डर्ट से। तो एक सिरा जुड़ गया ऑयल या डर्ट से, दूसरा जो सिरा जुड़ता है मतलब ये आयनिक वाला, ये जुड़ता है पानी से। तो ये कुछ स्थिति ऐसी होती है, तो एन क्या करता है? बीच में ये ऑयल का पार्ट है। तो एक जो आर वाला एंड है, आर वाला, वो तो इससे जुड़ गया ऑयल से, और दूसरा पार्ट जुड़ गया पानी से। तो इसको चारों तरफ से इनने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। इसी चीज़ को बोलते हैं क्या? मिशेल। इस चीज़ को मिशेल बोलते हैं। अब क्या होता है जब मिशेल बन जाती है बच्चों, मिशेल बन जाती है तब आप उसको पीटोगे, झटकोगे, पीटना मतलब पीटोगे उसको, या फिर क्या करते हैं अपन? वॉशिंग मशीन घुमा दोगे। तो क्या हो जाएगा? ये मिशेल यहाँ से वाटर में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, उसमें पानी में घुल जाएगी, और पानी में घुल गई और कपड़े से हो गई अलग, कपड़े से अलग हो गई, पानी में घुल गई। इसीलिए पानी जो होता है गंदा हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो गंदे पानी को निकाल दो, कपड़ा साफ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हैज़। तो एथेन बनाओ CH3 C2H6, C2H6 इसका फॉर्मूला, CH3 नहीं आएगा। ये फॉर्मूला किसका है? CnH2n+2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये? यदि CnH2n को सेटिस्फाई करता है तो ये आना चाहिए 2 2 4+2 यानी कि C2H6 होना चाहिए था। ठीक है, C2H2n को सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये? CnH2n को तो 2 रखेंगे तो 2 2 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बताओ। नहीं कर रहा। ठीक है, इसको नहीं कर रहा, बट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट वाले को ही कर रहा है। अरे ध्यान नहीं देते बच्चे तुम, फर्स्ट वाले को ही कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा अपना एथेन CH3C। अब इसमें पूछा गया है इसने कितने कोवलेंट बनाए, इसमें कितने कोवलेंट प्रेजेंट है? तो बच्चों 3 कार्बन है, ये ऐसे ही 3 हाइड्रोजन इधर है। तो देखो 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, और एक ये कार्बन के, मतलब टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 7, टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड है। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन जो होता है उसमें 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो बताओ इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉन के फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ क्या है? इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। कौन सा नाम? कीटोन। समझ में आ गया? ओके। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन यदि आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते के टाइम जो बॉटम है ना बर्तन का वो काला पड़ रहा है, काला, तो सही काला रे, तो काला पड़ रहा है। तो काला पड़ने से क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है वहाँ पे सूट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है? सूट, यानी कि धुआं निकल रहा है। जिस पे भी आप बना रहे हो खाना उसमें धुआं निकल रहा है। और धुआं किस वजह से निकल रहा होगा? कि फ्यूल जो है कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? जैसे गैस पे खाना बना रहे हो और ब्लैक कलर के हो रहे हैं आपके बर्तनों के पेंदे, तो इससे आप ये अनुमान लगाओगे कि उसको कंप्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, यानी कि जो होल्स होते हैं ना उसमें, जो बर्नर में होल होते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। बर्नर में होल ब्लॉक हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फ्यूल का कंप्लीटली बर्निंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सूट प्रोड्यूस हो रहा है। सूट उसको ब्लैक कलर देता है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl में बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखते हैं CH3Cl में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। CH3Cl, तो देखो Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, मतलब ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1
1 1। तो हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ से एक लिया इसने, एक इधर से लिया और एक ये वाला ले लिया। चलो इसका हो गया काम कंप्लीट। अब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को, तो क्लोरीन ने एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया। अब देखो कार्बन के आउटर सेल में कितने हो गए, 4 तो इसके पास ऑलरेडी थे, ये वाले 1 2 3 4। अब 4 ये शेयरिंग से आ गए, एक ये मतलब 3 तो हाइड्रोजन वाले, एक क्लोरीन वाला, तो इसके पास हो गए 8। ऐसे ही क्लोरीन को 1 की जरूरत थी, 7 तो इसके पास थे, और 1 कहाँ से आया, कार्बन से। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक था और एक एक कहाँ से आ गया, क्लोरीन मतलब कार्बन से। तो इनके भी सबके भी बॉन्ड कंप्लीट हो गए, मतलब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर अपने आप ड्रॉ करना यार। एथेनोइक एसिड का मैं तो फॉर्मूला बताया था आपको, एथेनोइक एसिड CH3COOH बना सकते हो ना इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए यार अब तक। 1 2 3, इसके बाद 1 1। तो ये क्या करते हैं यहाँ से शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ये 1 ये ओके, और ये इसके पास एक अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो ये दूसरे वाली कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। ओके, ये शेयरिंग हो गई इधर। फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इसके कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। ओके, फिर OH आया, OH के साथ बनता है इसका ऐसा सिंगल बॉन्ड, OH के साथ ऐसा सिंगल बॉन्ड बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि OH के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों बनता है, अब ये डाउट होगा ना, तो मैं तो देखो क्या बनता है एक्चुअली OH में। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे सिंगल क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन भी तो है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, तो ऐसे बनता है सिंगल बॉन्ड। तो इसको यदि आप लिखोगे तो ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे करके बनता है। बाकी इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप अपने आप ड्रॉ करना। H2S की सल्फर के आटोम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसको कितनी जरूरत है, 2 की, तो 2 कैसे करेगा ये, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, हो गए ना 8, हो गए ना 8। प्रोपेनॉन प्रोपेन मतलब 3, ऑन मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, प्रोपेनॉन। F2 मतलब F मतलब फ्लोरीन, और फ्लोरीन मतलब कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आता है 9 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 नहीं होगी, 2p5 होगी, 5 और 4 9 हो गए। मतलब आटोमोट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आटोमोट सेल में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दूसरे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, 1 1 शेयर कर लेंगे, बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ओके, होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, या फिर मॉलिकुलर वेट, कितने मॉलिकुलर वेट का डिफरेंस होगा, 14, क्योंकि कार्बन का 12 और इनका 1 1, यानी कि 12 + 2 × 1, ये 14 मॉलिकुलर वेट का डिफरेंस। अब इसको एक्सप्लेन करना है मेथेन एथेन प्रोपेन से, तो मेथेन का फॉर्मूला ये होता है एथेन CH3। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ना 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 ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत लिख दिया अपन ने। अब सही है, मेथेन एथेन प्रोपेन। अब इनमें देखो क्या डिफरेंस, CH4 है, ये CH4 है, ये क्या है C2H6 है। ओके, ये कितना है C3H8। अब इनमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है बच्चों, अरे कहाँ गया रे तू, इसमें डिफरेंस है CH2 का, इसमें डिफरेंस है CH2 का, यानी कि इन सब में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। CH2 का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट कितने का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है इसमें 14 का। और होमोलोगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, नंबर 1 कैरेक्टर होती है इनका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। ऐसा होता है क्या, बोलो बोलो बोलो। जनरल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता। CH2 का डिफरेंस आता है ना मॉलिक्यूलर वेट में, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहता है। जनरल फॉर्मूला सेम कैसे रहेगा, CnH2n+2। देखो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा होगा, यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करोगे तो CH4 आ जाएगा। ऐसे इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आएगा C2H6, CnH2n+2 फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो C2H2 या 2 2 या 4 + 2 यानी कि C2H6 बिल्कुल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या C3 और 3 2 या 6 और 2 8 C3H8, ये भी फॉलो हो रहा है। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, मतलब ये एल्किन वाला फॉर्मूला है तो तीनों में एल्किन वाला ही लगेगा उनके होमोलोगस सीरीज में। और उनमें कितने, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है, ठीक है। और उनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इसीलिए होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेंगी, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। 5 पॉइंट का डिफरेंस होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें। तो
इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। जैसे कि यदि ये CH3OH होता तो दूसरा C2H5OH होता, फिर C3 करके आता। तो मतलब OH तो हमेशा होमोलॉजी सिगरेट में OH तो हमेशा हर किसी के साथ लगता ही लगता है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी। हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनिक एसिड बी डिफ्रेंशिएट? एथेनॉल और एथेनिक एसिड को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? नंबर 1, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। जबकि रिएक्शन नहीं होती है क्या? नहीं होती है, बट इनकी होती है। क्या रिएक्शन होती है एथेनिक एसिड की? जब ये C2NaSO3 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड Na और बनता है CO2 और H2। यहाँ पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है इसकी NaSO3 से, बट यहाँ पे रिएक्शन होती है और CO2 बनता है। और CO2 का टेस्ट किया जा सकता है कैसे? लाइम वाटर टेस्ट, मैंने अभी भी बताया था आपको। और क्या यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है तो बबल एंड फिजेस के साथ निकलेगी। फिजेस और बबल क्या होते हैं? जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो आप तो वहाँ से क्या निकलते हैं? बबल से। जैसे फिज की साउंड आती है ना, फिज की साउंड आती है और बबल निकलते हैं, उसी को बोलते हैं बबल एंड फिज। इसी को बोला जाता है, इसी को एफरवेंस भी बोलते हैं। एफरवेंस, इसी जो साउंड आती है और बुलबुले निकलते हैं ना उसको एफरवेंसी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये जो होते हैं ना एल्कोहल, जो एल्कोहल है ना, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो रहा था किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो KMnO4 के पिंक कलर को कलरलेस बना देता है क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन कर लिया, अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया और खुद रिलीज हो गया। मतलब इसका KMnO4 का जो कलर था वो कलर चला जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एसिड बेस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, ना एसिड की ना बेस की एल्कोहल, जबकि ये एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे क्योंकि इनका नाम में लिखा है एथेनिक एसिड। तो ये क्या करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनकी जो स्मेल होती है वो गुड स्मेल होती है। एथेनॉल की जो स्मेल होती है वो गुड स्मेल मानी जाती है, जबकि इनकी विनेगर जैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। इनका टेस्ट होता है सार, क्योंकि एसिड है ना, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। जबकि इनका एथेनॉल का कैसा टेस्ट होता है? बर्निंग सॉल्ट, बर्निंग टेस्ट होता है। स्मेल अच्छी है पर टेस्ट बर्निंग है, ये ध्यान रखना। स्मेल अच्छी है पर टेस्ट बर्निंग है। जिनकी स्मेल है स्मेल लाइक विनेगर, यानी कि इनकी स्मेल पंजेंट है, अच्छी नहीं है, पर इनका टेस्ट खट्टा है। Why does Michel formation take place when soap is added to water? Will Michel form in the other solvents such as ethanol also? एथेनॉल वगैरह में मिशेल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो इसका एक एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब हाइड्रो मतलब पानी के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, पानी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, ना कि एथेनॉल के साथ। समझ आई? तो इसीलिए एथेनॉल वगैरह के साथ मिशेल नहीं बनेगा, जबकि पानी के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो एक एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा एंड होता है ऑयल को चाहने वाला, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो यानी कि जल से डरता है वो, जल से, जल है तो कल है, पर ये पानी से डरता है पगला, पानी से डरता है। तो ये क्या बनाता है? ऑयल के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, जबकि दूसरे वाले में वाटर के साथ अच्छी होती है, और ये मिशेल फॉर्म करता है। मिशेल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस अभी मैंने समझाई दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 22, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन? तो कार्बन और इसके कंपाउंड को फ्यूल के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इनकी कैलोरी वैल्यू हाई होती है और ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कार्बन और इसके कंपाउंड को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वेट। ये क्या देते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वेट देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वेट देते हैं। कौन? ये कार्बन और इसके कंपाउंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वेट देते हैं, इसीलिए इनको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप? जब हार्ड वाटर को सोप से ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसको बोला जाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि पानी में घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल लिखा है ना, इसका मतलब पानी में घुलता नहीं है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसको हटाना मुश्किल है, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसी को बोलते हैं स्कम। बट डिटर्जेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता, डायरेक्टली सॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर? यदि सोप को लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? तो सोप जो होते हैं वो होते हैं बेसिक, और बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? लिटमस पेपर के साथ रेड लिटमस पेपर को कर देता है ब्लू। ओके भाई, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब ये है कि हाइड्रोजन को ऐड करना, जैसे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और आपको इसमें क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? निकल पैलेडियम। ये क्या करते हैं? ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये बन गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये बन गया, यानी कि अनसैचुरेटेड से ये बन गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया ना, ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अनसैचुरेटेड था और सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड होते हैं वो हेल्दी होते हैं, मतलब इनको खा सकते हो आप, ये होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जबकि ये हेल्दी नहीं होते, इनका खाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये होते हैं अनहेल्दी। तो ये सैचुरेटेड ऑयल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये एनिमल फैट में जनरली मिलते हैं, जो कि खाने के लिए हेल्दी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन? C2H6 C3H8
एडिशन रिएक्शन, अच्छा एडिशन रिएक्शन किसमें होगी, तो देखो एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यदि सैचुरेटेड होगा तो वो क्यों करेगा हाइड्रोजन रिएक्शन, उसमें ऑलरेडी तो इसमें आप फॉर्मूला चेक करो, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है कि नहीं, यदि CnH2n+2 फॉर्मूला है तो वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि ये एल्केन के लिए फॉर्मूला आता है। तो पुट करो C की वैल्यू 2, C2 पुट कर दोगे तो H कितना हो जाएगा 2 2 4 + 2 यानी कि C2H6, ये हाइड्रोजनेशन शो नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं C3H8, तो इसमें पुट करो 3, C3 पुट किया तो H कितना आना चाहिए 3 2 6 + 2 यानी कि C3H8, ये भी इसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी एल्केन है, ये भी शो नहीं करेगा। ये देखो इसमें ये फॉलो नहीं, ये फॉलो कर रहा है CnH2n को, CN की वैल्यू 3 और H2n यानी कि 6, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि ये एल्कीन का फॉर्मूला है, किसका, एल्कीन का, और एल्काइन होता है तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, एल्कीन है और ये ऐसे करके एल्कीन बन रहा होगा, ठीक है। C2H2 ये इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2, क्योंकि CnH2n करते हैं तो C2H4 हो जाता, बट इसमें 4 नहीं है 2 है तो 4 - 2 हो रहा होगा यानी कि C2H2 ये है एल्काइन, इसका टपल बॉन्ड हो रहा होगा यहाँ पे, तो ये भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करेगा, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है वो भी शो करेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी शो करेगा। CH4 करेगा क्या, इसके तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है क्या, देखते हैं। C की जगह 1 पुट करो, H हो जाएगा 2 × 1 + 2 यानी कि C1H4 CH4 आ गया, CH4 आ गया, यानी कि ये भी शो नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन रिएक्शन वही शो कर देंगे, एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे, एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे। गिव ए टेस्ट डेट कैन गिव डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में, बताओ, ऐसा कोई टेस्ट है क्या आपके पास, ऐसी कोई मैकेनिज्म में है क्या, बोलो बोलो बोलो। हाइड्रोकार्बन को देखो देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात तो नहीं है, टेढ़ी सी बात है। टेढ़ी सी बात ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो यदि ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमीन को बना देते हैं कलरलेस, ब्रोमीन को बना देते हैं कलरलेस। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि ये पूरी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कहीं पे भी नहीं आया, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाते टाइम दे चुका हूँ, बट इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि ये था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रोमीन को जब कुकिंग ऑयल में, बटर में आप सेपरेटली ऐड करो तो क्या होगा, कुकिंग ऑयल का डीकलराइजेशन हो जाता है किसमें, ब्रोमीन वाटर के साथ, शोइंग इन दैट इट इज़ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यदि कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे ये, अब इसके पास यदि ब्रोमीन आया तो ब्रोमीन इससे ऐड हो जाएगा ना बच्चों, इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये क्या, कार्बन कार्बन तो था ही यहाँ पे, और एक एक ब्रोमीन आने के भी चांस है ना, ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमीन का और क्या हो जाएगा, जो कलर था वो गायब हो जाएगा क्योंकि Br2 बचेगा नहीं, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। यदि ये सैचुरेटेड होता तब ब्रोमीन को लाते तो ब्रोमीन यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं करता, तो ब्रोमीन का जो कलर है वो बना रहता। तो ब्रोमीन को यदि डी कलर कर देंगे तो अपन बोलेंगे कि वो वहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना होकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यदि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी इसके पास चांस बचा हुआ है, ये ब्रोमीन को ऐड हो जाता, और यहाँ पर CH तो था, ये ब्रोमीन ब्रोमीन दो ब्रोमीन आ जाते बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो यदि ब्रोमीन ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता, ब्रोमीन का कलर हो जाता गायब, बट यदि सैचुरेटेड था तो ब्रोमीन ऐड नहीं होता और ब्रोमीन का कलर गायब नहीं होता। तो ये रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने की। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप कैसे क्लीन करता है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या होता है कि ऑयल का पार्टिकल है उसके पास में बन जाता है मिसेल, कैसे बनता है, एक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जो होता है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो सोप ऐसे वर्क करता है, ठीक है, एनी डाउट, नहीं है वो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चों, ओके।